नमस्कार आप सबको। आप सबका एपीजे क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि हम सबको पता है, हम हर रविवार को आपको मोटिवेशन की क्लास प्रोवाइड करते हैं। एक मुहिम है एपीजे क्लासेस की कि हम आपको पढ़ाने के साथ साथ कुछ अच्छी बातें भी बता पाए, वास्तविक जीवन से परिचय करा पाए। ठीक है, तो आप भ्रम में न रहें, कुछ वास्तविक बातों को जान लें। यही हमारा प्रयास है कि हम आपको बता पाए, और साथ में जो हम पढ़ाई की बातें भी करते ही हैं, तो एक दिन हम लोग थोड़ा कुछ अच्छी बातें भी सीख लेते हैं, जिससे हमारे भीतर प्रकाश आए, हमारी आत्मा में ज्योति जगे। तो इसी कड़ी में हमने शुरू किया है, तो आप सब पसंद करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद आप सबका। और ये मोटिवेशन की क्लास हमेशा आपको मिलती रहेगी, और आप सबको अच्छा लगे तो जरूर कमेंट किया करिए कि हमें जरूर क्लास पसंद आ रही है। और वैसे तो हमेशा ये क्लासेस मिलती रहेंगी, तरह तरह की किताबें हम पढ़ाएंगे आपको, टॉपिक पे अलग अलग। अभी हम जिस टॉपिक पे पढ़ रहे हैं उस पुस्तक का नाम है परीक्षा में अधिकतम अंक कैसे पाए। तो हमने इसके 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। आज हम चौथे लेक्चर के लिए, जहां तक हमने थर्ड लेक्चर यानी तीसरे में पढ़ा था, उसी के आगे आज हम चौथे लेक्चर में पढ़ेंगे कौन कौन सी बातें और हमें आज से पढ़ना है। तो हम विस्तार से बातें करेंगे। आज रुक रुक कर हम थोड़ा आराम से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल चिंता ना करें, सारी बातें हम आपको समझाएंगे। और आप किसी भी दुविधा में होंगे अपने जीवन में, तो आप इन सारी बातों को जानकर उस दुविधा की स्थिति से निकल पाएंगे। तो मैं पूरी आशा और उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो ऐसे ही स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें और हमें सपोर्ट करते रहें, हम भी आपके लिए काम करते रहें, ठीक है ना। तो चलिए बिना देर की हम अपने काम की बात करते हैं आगे। बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है प्रतिभा संवर्धन के प्रयोग। क्या है? यानी एक्सपेरिमेंट्स फॉर द रिफाइनमेंट ऑफ टैलेंट। तो हर व्यक्ति प्रतिभा के साथ जन्म लेता है, लेकिन किसी की प्रतिभा उभर पर किसी की सुसुप्तावस्था में उसके भीतर पड़ी रहती है। तो यानी हम पढ़ेंगे प्रतिभा संवर्धन के प्रयोग, यानी जो भगवान ने हमें प्रतिभा देकर भेजा है, हम उसको कैसे संवर्धित कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम लोग बिल्कुल गहराई में बात करेंगे, ठीक है। तो आप लोग देखिए बस, और हमारे साथ साथ आप लोग इसको पढ़ा भी करिए। देखिए, तो इसके पहले कुछ तरीके हैं हम प्रतिभा संवर्धन करने के, कैसे हो। तो स्वसंकेत का मतलब ऑटो सजेशन कहते हैं, जिसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ऑटो सजेशन। स्वसंकेत, ऑटो सजेशन। वस्तुतः स्वसंकेतों में ही मानसिक कायाकल्प का मर्म छिपा पड़ा है, ठीक है। तो स्वसंकेत यानी जो अपने संकेत हैं, अपने स्वसंकेतों में मानसिक, यानी हमारा जो मानसिक कायाकल्प हो जाए तो हमारे जीवन का कायाकल्प हो जाए। अब छिपा पड़ा है, श्रुति की मान्यता है कि यो यच्छ्दः स एव सः, अर्थात जो जैसा सोचता है और अपने संबंध में भावना करता हुआ वैसा ही क्या हो जाता है, बन जाता है। यानी कहा जा रहा है, श्रुति की मान्यता है कि अर्थात जो जैसा सोचता है अपने संबंध, दूसरों के बारे में नहीं, अपने बारे में ही जो जैसा सोचता है और जैसा करता है वह वैसा ही क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो ये हम स्वयं की बात कर रहे हैं, किसी दूसरों की नहीं, हम अपने आप की बात कर रहे हैं। यानी हम अपने बारे में जैसा सोचेंगे, जैसा करेंगे, वैसे ही हम क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं। एक हर किसी पर लागू होता है, कोई व्यक्ति जो जैसा सोचता है, करता है, वैसा ही क्या होता है, बन जाता है। उसके लिए वैसी प्रकृति परिस्थिति पैदा कर देती है। ईशान वधम यवय, अर्थात जो जैसा सोचता है और करता है वो वैसा ही क्या होता है, बन जाता है। विधेयात्मक चिंतन, महापुरुषों के गुण अपने अंदर समावेश होने की भावना से सजाती विचार खींचते चले आते हैं। तो यानी कहा जा रहा विधेयात्मक चिंतन, महापुरुषों के गुण, हमें किसके गुणों को अपनाना चाहिए, महापुरुषों के। अपने विधेयात्मक चिंतन करना चाहिए, अपने अंदर समावेश होने की भावना से, यानी हमें ऐसा भावना करना है कि हम महापुरुषों के गुण हमारे भीतर समावेशित हो रहे हैं। सजाती विचार खींचते चले जाते हैं। सजाती का मतलब महापुरुषों के विचार जैसे थे वैसे हमारे भीतर वैसे विचार आते चले जाते हैं। वह वांछित विद्युत प्रवाहों को जन्म देने लगते, ठीक है। आइए आगे हम पढ़ते हैं।
एक प्रकार से स्व संकेतों द्वारा अपने आभा मंडल को एक सशक्त चुंबक में परिणित किया जा सकता है। सशक्त चुंबक का मतलब उसको अपनी ओर जैसे हमारी सोच हो वैसे ही विचारों को हम अट्रैक्ट कर सकते हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं थिंक एंड ग्रो रिच, थिंक एंड ग्रो रिच, एडॉप्ट पॉजिटिव टुडे, यानी कुछ तो क्या करो, ग्रहण करो सकारात्मक। आशा यह है कि सोचिए, विधेयात्मक सोचिए एवं अभी इसी क्षण सोचिए ताकि आप स्वयं को क्या बना सके, श्रेष्ठ बना सके। सारे महामानव स्व संकेतों से ही महान बने हैं। तो जितने भी महापुरुष महान बने हैं वो स्व संकेतों से ही बने हैं, न कि वो बिना स्व संकेत किए ही महान बन गए। तो हमें दूसरों पर दृष्टि न डालते हुए हमें स्वयं पर डालना चाहिए, ठीक है। अपने विचारों को ही हमें अपने मन मानसिक कायाकल्प करना चाहिए। सारे महामानव स्व संकेतों से ही महान बने हैं। गांधी जी ने हरिश्चंद्र के नाटक को देखकर, यानी गांधी जी ने राजा हरिश्चंद्र के नाटक को देखकर स्वयं को संकेत दिया कि सत्य के प्रयोगों को जीवन में उतारो और उसके परिणाम देखो। उनकी प्रगति में इस चिंतन की कितनी महान भूमिका थी यह हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो गांधी जी तो एक छोटे से नाटक से प्रभावित हो गए, ठीक है ना। हम सबको भी कहीं ना कहीं महापुरुषों से सीखना चाहिए, उनके विचारों को, उनकी घटनाओं से सीखते हुए हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर स्मृतियों के अनुभव अंदर दबे रहते हैं, यानी जो हमारी मेमोरी के अनुभव होते हैं वो हमारे अंदर दबे रहते हैं, जो बाहर आने की सारे का क्या कर रहे होते हैं, इंतजार कर रहे होते हैं। स्मरण शक्ति को बढ़ाने के लिए अपने अचेतन मन को तैयार करके उसे निर्देश देना होता है। तो हमने बताया था मन दो प्रकार का, एक चेतन मन और एक अचेतन। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे आगे। भी तनाव मुक्त होकर, शांत होकर, एकांत में सोने से पीठ के बल लेटकर 15 से 20 बार गहरी सांस ले, भावना करें हर सांस के बाहर जाने के साथ तनाव दूर होता है। यानी हम जितनी बार सांस बाहर छोड़ रहे हैं ऐसी भावना करें कि सांस के साथ साथ हमारी तनाव भी क्या होती जा रही, दूर होता जा रहा है। अब आपका चेतन शक्तिशाली हो गया है। अब आपके आदेश मानने के लिए क्या है, तैयार है, यानी वो हमारी आदेश मानने को तैयार है। आप निम्न वाक्यों को मन ही मन पूरे विश्वास के साथ दोहराएं, इन्हें रट कर याद कर ले। इन्हीं विचारों को करते करते ही क्या कर जाएं, सो जाएं। आगे देखिए, मैं अपनी सोई हुई शक्तियों को जगा रहा हूं, यानी जो हम सबके भीतर शक्तियां सोई हुई, ऐसा भावना करना है कि हम अपनी सोई हुई शक्तियों को क्या कर रहा हूं, जगा रहा हूं। मैं प्रतिभा संपन्न महापुरुष हूं, मेरे अस्तित्व में प्राण विद्युत शक्ति मात्रा में प्रवाहित हो रहा है। मेरा शरीर सक्रिय होता जा रहा है, निष्क्रिय से क्या होता जा रहा है, सक्रिय होता है। शरीर के प्रत्येक अंग अवयव पुष्ट होते जा रहे हैं, शरीर स्वस्थ और सबल होता जा रहा है। इंद्रियों की क्षमता क्या हो जा रही है, बढ़ती जा रही है। चेहरे पर चमक बढ़ती जा रही है, ठीक है ना। तो हम सबके चेहरे पर चमक बढ़ती जा रही है। बौद्धिक स्तर बढ़ता जा रहा है, मेरी स्मरण शक्ति बढ़ती जा रही है। मैं जो कुछ याद करता हूँ, पढ़ता हूँ, वह मुझे क्या रहता है, याद रहता है। ऐसी सब भावनाएं करना हम सबको। जैसे हम अपने लिए भावनाएं करें वैसे ही हम क्या हो जाएंगे, बन जाएंगे। मेरी प्रतिभा बढ़ती जा रही है, मैं सदा महापुरुषों के गुणों को क्या करता हूँ, ग्रहण करता हूँ। मेरी बुद्धि विकसित है, मेरी प्रगति निश्चित है, मुझे हर कार्य में सफलता मिलती है। ये सब भावनाएं हम सबको अपने लिए, स्वयं के लिए करना है, ठीक है ना। आगे दूसरी है विधि। पहला तो हमने स्व संकेत पढ़ लिया, अब आगे हम पढ़ते हैं दर्पण साधना। कौन सी साधना, दर्पण। तो दर्पण साधना यह मूलतः आत्मावलोकन की, आत्म परिष्कार की साधना। बड़े आकार के दर्पण के सामने, यानी दर्पण के सामने, मिरर के सामने खड़े सामने रखकर बैठा जाए। आराम में पालथी मारकर जमीन पर या कुर्सी पर बैठा जा सकता। खुले शरीर के प्रत्येक भाग पर विश्वास भरी दृष्टि से अवलोकन किया जाए। पहले अपने बारे में चिंतन करें, अनेक दोष दुर्गुणों के मुक्त होते रहने का भावना की जाए, ठीक है। तो ये दूसरी विधि थी। तो हम सबको अच्छी अच्छी कल्पनाएं अपने बारे में स्वयं करना है। अच्छे विचार, जैसे हम विचार करेंगे वैसे ही हम बन जाएंगे। जो जैसा करता है, जैसा सोचता है, उसके लिए वैसी परिस्थिति बन जाती है, वैसा ही क्या हो जाएगा, बन जाएगा। जब हम सोचेंगे ही नहीं अपने बारे में, वैसा नहीं सोचेंगे, वैसे बनने की संभावना कैसे हो सकती है। तो आप सब जरूर अच्छा बनना है तो अच्छा सोचें, ठीक है ना। अच्छे गुणों को धारण करें, आपके लिए परिस्थिति जरूर बन जाएगी। प्राणाकर्षण प्राणायाम देखते हैं हम लोग तीसरी।
कौन सी विधि है? प्रतिभा संवर्धन के लिए एक, यानी हमें प्रतिभा संवर्धन की बात हम पढ़ रहे हैं। एक विधान प्राकर्षण प्राणायाम का है। इसकी विधि है कि कमर सीधी सरल आसन में, हाथ गोदी में, मेरुदंड सीधा रखकर बैठा जाए। ध्यान किया जाए कि श्वेत बादलों जैसी शक्ल के प्राण का उफान हमारे चारों ओर उमड़ता चला रहा है। ठीक है, और हम उसके बीच निश्चिंत प्रसन्न समुद्रा में बैठे हैं। नासिका के दोनों छिद्रों से, यानी नासिका के दोनों छिद्रों से धीरे धीरे सांस खींचते भावना की जाए कि सांस के साथ प्रखर प्राण की मात्रा खुली हुई है और वह शरीर में प्रवेश कर रही है। अंग अवयवों द्वारा वह धारण की जा रही। खींचते समय प्राण के प्रवेश करने की, वह सांस रोकते समय अवधारणा की भावना की जाए। धीरे धीरे सांस बाहर निकालने के साथ यह विश्वास किया जाए कि जो भी अवांछनीय जो हमारे लिए जरूरी है, अवांछनीयताओं के, दुर्बलताओं के तत्व भीतर थे हमारे भीतर, वे सांस के साथ घुलकर कहां चले जा रहे हैं? बाहर चले जा रहे हैं, फिर लौटने वाले नहीं है। अवांछनीय चीजें, दुर्बलताओं के तत्व हमारे जो भीतर थे, ऐसा भावना करना है वो सांस के साथ क्या चले जा रहे हैं और दोबारा लौट कर आने वाले नहीं। इस प्राणायाम को आरंभ में 5 से 10 मिनट ही करना पर्याप्त है। क्रमशः यह अवधि बढ़ाई जा सकती है। ठीक है ना? तो आगे हम सब अच्छी अच्छी कल्पना करें और ये जरूर अनुभव करें कि हमारे चेहरे की चमक क्या हो रही है, बढ़ रही है। आगे अगली जो साधना होती है प्रतिभा संवर्धन में, नादयोग। तो हम बता दें, नादयोग हम करते हैं डेली, 17 मिनट का होता है नादयोग साधना। पहले तो गायत्री जप, इसके बाद ध्यान के रूप में नादयोग साधना। ठीक है, तो आप लोग नादयोग साधना मोबाइल पर डालेंगे, यूट्यूब पर आ जाएगी नादयोग साधना, जो कि 17.5 मिनट का है। ठीक है ना, आप उसको कर सकते हैं। इससे प्रतिभा, हम तो यही करते हैं जो मैं कर रहा हूं, आप सबको पता होगा। अगर वो न करते तो आज इतना जो कुछ कह पा रहे संभव न होता। तो ये सब उसी की कृपा है, जिससे हमें भी पता चला कि हमारे भीतर जो टीचिंग टैलेंट है उसको उभारा जाए। तो हमने उसी के बारे में सोचा और वैसे ही परिस्थिति बन गई, आज वही कर रहे हैं। ठीक है ना, तो आप सब भी जैसे विचार करें वैसे ही बन जाएंगे। तो जैसा आपको ठीक लगे वैसा करें। हम तो आपको सलाह देंगे कि यही, आप जैसा बनना चाहते हैं वैसे ही विचारों को ग्रहण करें, वैसे ही गुणों को धारण करें, जिससे आप जो चाह रहे हैं वो बन पाए। ठीक है, आगे हम लोग अगला देखते हैं। प्रतिभा संवर्धन के लिए कौन सी विधि है? नादयोग साधना, जो कि हमने बताया कि हम यही करते हैं। नादयोग वाद्य यंत्रों और उसकी ध्वनि लहरियों, शंकर भगवान का डमरू और विष्णु भगवान बांसुरी बजती है। अपने प्रभाव उन्हें कोलाहल रहित स्थान में सुनने का अभ्यास भी प्रतिभा संवर्धन में सहायक होता। टेप रिकॉर्डर से संगीत सुनकर भी यह कार्य संभव है। स्वयं उच्चारित मंत्रों या संगीत पर ध्यान लगाकर भी अपने लिए उपयुक्त संगीत का चयन भी इस विषय के विशेषज्ञों द्वारा ही निर्धारित होना चाहिए। युग निर्माण योजना मथुरा द्वारा नादयोग की ऑडियो सीडी तैयार कराई गई है। अगर आप सीडी भी नहीं मंगा सकते तो आप यूट्यूब पर डालेंगे नादयोग साधना, आ जाएगा। ठीक है, गायत्री परिवार द्वारा मंगाकर सूर्यास्त के समय साधनात्मक मनोभूमि बनाकर सुनना चाहिए। ऐसा हमें मनोभूमि बनाए जिसे हम साधना करने बैठे हुए हैं। ठीक है, वैसे जप के साथ ही ध्यान के रूप में नादयोग किया जाए तो ज्यादा प्रभावशाली होगा। तो हम तो ऐसे ही करते हैं गायत्री मंत्र जप के बाद। आगे हम पढ़ते हैं स्मरण शक्ति बढ़ाने का व्यायाम। हम अपनी मेमोरी पावर कैसे बढ़ा सकते हैं? तो स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए ताशों द्वारा एक अच्छा व्यायाम किया जा सकता है। पहले दिन एक ही रंग के 5 ताश लीजिए और 5 बार यहां देख लीजिए कौन कौन से है। अब उनमें से बिना देखे उलटकर नीचे रख दीजिए, फिर बताइए कि कौन सा ताश नहीं है। यदि ठीक बता सके तो फिर दूसरे 5 ताश लीजिए और उन्हें 4 बार देखिए, एक को बिना देखे उलटकर रख दीजिए। अब देखिए जो ताश निकाल दिया गया आप उसे ठीक बता सकते हैं या नहीं। ठीक बता दिया हो तो फिर दूसरे 5 लेकर 3 बाहर ही देखिए। इसके बाद और लेकर 2 बार तदुपरांत 1 बार देखकर छिपाया हुआ ताश बताने का अभ्यास कीजिए। आप लोग ये ज्यादा टफ है तो इसको करने की कोशिश मत कीजिए। इसको हम भी नहीं बता रहे हैं, ये जरूरी भी नहीं है ये विधि। ठीक है ना, आप लोग गायत्री मंत्र जप करें, नादयोग साधना करें, 2 बहुत ही अपने आप में पर्याप्त है। ठीक है ना, इन 2 साधनाओं को करेंगे तो आप जो चाह रहे हो आपकी प्रतिभा खुद ही संवर्धित हो जाएगी। आप गायत्री मंत्र का जप करें सुबह और नादयोग साधना उसके साथ करें। ठीक है ना, तो इसको करने की जरूरत नहीं है।
आगे और हम विधियां देख लेते हैं कौन सी हैं। स्मरण शक्ति कम हो जाने पर सिर के ऊपर लकड़ी के तख्ते का एक छोटा सा टुकड़ा रखिए, यानी लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा रखिए और उसको लकड़ी की छोटी सी हथौड़ी धीरे धीरे ठोकिए, ऐसा ऐसे ऐसे। पाठकों को यह अनुभव होगा कि कभी कभी किसी भूली हुई बात को स्मरण करने के लिए सिर खुजलाते हैं, जैसे कोई चीज हम भूल जाते हैं तो ऐसे सिर खुजलाते हैं, अथवा सिर में पेंसिल ठोकने लगते हैं। ठीक है। अगला है भोजन के उपरांत हाथ मुंह धोकर लकड़ी की करघा से, यानी करघा से सिर के बाल काटने चाहिए। कंघी इस तरह चलानी चाहिए जिससे कांटे कुछ सिर में चुभे, कांटे के रूप में चुभे। इससे मस्तिष्क निरोग रहता है और स्मरण शक्ति क्या होती है, बढ़ती है। इतनी विधियां हैं, आप कोई भी विधि अप्ला लें, लेकिन जो हमने बताया जो आपके लिए परफेक्ट है वह है गायत्री मंत्र का जप और नादी साधना। ठीक है ना। कानों के ऊपर वाले सिरे से लेकर आगे की ओर कनपटी के सीधे तक के मस्तिष्क की परमाणु बुद्धि धारण करने के काम में अधिक आते हैं। यहाँ की स्नायुओं को परिपुष्ट करने के लिए हल्की मालिश करना बहुत मुफीद है। आंवले के तेल से कान के ऊपर वाली जड़ से लेकर कनपटी तक की जगह धीरे धीरे मालिश करनी चाहिए। इसके लिए प्रातः काल का समय क्या है, बहुत अच्छा है। ठीक है। प्रातः काल यानी सुबह का समय। ये समय बहुत ही आपको झमेला झेलना पड़ेगा। ठीक है। ये सरल विधि है। स्नान करते समय सिर के ऊपर ठंडे जल की धारा, यानी जग में पानी ले ले, ऐसे धीरे 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 सर पर क्या करे, उसको छोड़े। छोड़ने से बड़ा लाभ होता है। नल के नीचे बैठकर या लोटे से जल की धारा छोड़कर सबसे पहले 10-15 मिनट, आपको बड़ा, हम तो करते हैं अभी, बड़ा अच्छा लगता है। ऐसा लग रहा है जैसे हमारे मस्तिष्क की क्षमता क्या हो रही, बढ़ रही है। 10-15 मिनट सिर के ऊपर ही पानी लिया जाए तो बड़ा अच्छा हो। इस समय धीरे धीरे सिर को मलते जाना चाहिए। 10-15 मिनट पूरा हो जाने के बाद हाथ पांव शरीर के अन्य स्थानों को धोया जाए। इस प्रकार के स्नान से मस्तिष्क का बल बढ़ता है और बुद्धि क्या होती है, तीक्ष्ण होती है। तो आप लोग जब नहाया करिए तो ऐसे बाल पर पानी डाला करिए ऊपर से। आगे सिर पर बड़े बाल रखने चाहिए। इससे मस्तिष्क के कोमल अंगों की सर्दी गर्मी से रक्षा होती है। केश रक्षा से नेत्रों की ज्योति बढ़ती है। वृद्धि पुरुषों को अपवाद रूप छोड़कर नवयुवकों को तो सिर घुट मुंड कदापि न करना चाहिए। 1-1.5 इंच केश राशि तो सिर पर रखनी ही चाहिए। बालों में बाजारू तेल जो मिट्टी के तेल पर बने होते हैं या भड़कीली सुगंध वाले न डालने चाहिए, या तो सरसों का तेल लगाना चाहिए, इससे हानि होती है। ठीक है। आयुर्वेद रीति से बने ब्राह्मी या आवड़ा के तेलों को सिर में डालना चाहिए। शुद्ध सरसों अथवा तिल का तेल भी बहुत क्या उपयोगी है। तो हम तो तिल का तेल ही लगाते हैं। इससे पहले हम तो जास्मीन का लगाते थे, जिससे ढेर सारे बाल पक गए, तो अब तो छोड़ दिए हैं। कौन सा, तिल का तेल। आगे अगला हम पढ़ते हैं। स्मरण शक्ति बढ़ाने के भड़कीले विज्ञापनों वाली बहुत सी दवाएं आजकल बाजार में बिकती हैं। मस्तिष्क का हाइट, तो ये सब आपको काम नहीं करेगा। ठीक है। जो हम बता रहे हैं प्राकृतिक विधि, गायत्री मंत्र का जप और नादी साधना, इनमें से अधिकांश दवाएं झूठी और निकम्मी होती हैं। बिना जाने इसके फेर में न पड़ना चाहिए। ठीक है ना। तो आप लोग बिना जाने इस सबके फेर में न पड़े कि बाजार में दवा बुद्धि बढ़ाने की है, ऐसा कुछ नहीं है। आपने संकल्प लिया है कि इस वर्ष बहुत अच्छे अंकों से परीक्षा पास करेंगे। इसके लिए आपको पूरे मनोयोग से पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। इसमें ढील देने से संकल्प अधूरा ही रहेगा। दृढ़ संकल्प आपकी बुद्धि को स्थिर और शरीर को क्रियाशील बनाता है। यदि आपका मन बलवान है और कार्य करने की लगन है तो कार्य कोई और सफल नहीं हो सकेगा। ठीक है ना। मन को तूफानी आघातों से अटूट चट्टान बना ले तो परिस्थिति आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेगी। ठीक है ना। कितनी अच्छी अच्छी बातें बताई जा रही है हमें संकल्प को। अब ये बुद्धि बढ़ाने की कई विधियां हमने जो बताया है, आप नादेव साधना करें, गायत्री मंत्र का जप करें तो आपकी बुद्धि खुद ही बढ़ने लगी। आपका जो मेंटल पावर है वो भी बढ़ने लगेगा। तो आप ये ढेर सारी विधियां हैं, इनको जानने की जरूरत नहीं। हम सबको पता है भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। ठीक है ना। ठीक है, पढ़ लेते हैं हम लोग इसको भी। तो भगवान गणेश बुद्धि के देवता हैं। प्रस्तुत योग में यदि आप प्रतिदिन 3 मिनट खर्च करेंगे तो आपकी बुद्धि इतनी तीव्र हो जाएगी आप स्वयं अपनी बुद्धि पर आश्चर्य होने लगेगा। खुद हम सबको अपने आप पर भरोसा नहीं है। यह विधि वैज्ञानिक, इसमें त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अतः इसे ध्यान से समझे, सीखे और एकदम सही विधि से प्रतिदिन सुबह शाम करे। स्वयं कोई परिवर्तन न करे। विद्यालयों में प्रातः सामूहिक
प्रार्थना में 2 मिनट का समय इस योग में लगाने से आपको बहुत लाभ होगा। यह योग करने में सरल लेकिन अत्यंत चमत्कारी की इस योग को करने के लिए क्रियाएं निम्न प्रकार से करें। महिलाएं मानसिक धर्म के समय 4 दिन न करें। आगे 2 पैरों की योनियों के बीच 1 फुट का फासला, सीधे खड़े हो जाएं, जूता चप्पल पहने अथवा आसन पर खड़े रहे, मुंह पूरब दिशा में रखे, वृद्धों का मुंह उत्तर दिशा में रखना चाहिए। अपनी जीभ को पलटकर ऊपर लंबे तलवे पर लगाए, यथा संभव पीछे की ओर ले जाए, मुंह बंद रखे। इससे कौन सी मुद्रा का? खेचरी मुद्रा। हाथ के बाएं अंगूठे और तर्जनी की सहायता से दाहिने कान का निचला भाग हल्का दबाते हुए पकड़े, अंगूठा सामने की ओर, तर्जनी के पीछे की ओर ही रहनी चाहिए। अभी चित्र हम आपको दिखा रहे हैं। दाहिने हाथ के अंगूठे और तर्जनी की सहायता से बाएं कान का निचला भाग हल्का दबाते हुए पकड़े, अंगूठा सामने की ओर, तर्जनी पीछे की ओर रहनी चाहिए। अभी चित्र सारा हम दिखा रहे हैं। बाएं भुजा नीचे और दाहिनी भुजा ऊपर रहनी चाहिए। श्वास अंदर लेते हुए धीरे धीरे बैठे, श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे खड़े हों। क्रिया प्रारंभ 10 दिन में 7 बार, फिर 10 दिन में 14 बार, फिर 21 बार, हमेशा दिन में 2 बार प्रातः सायं करते रहें। देख लीजिए चित्र दिखाया गया है किस किस तरीके से करना है। ठीक है, आपको चित्र दिख रहा हो? ठीक है। अब हम उन बातों को पढ़ने जा रहे हैं जो आजकल लोगों को नहीं पता हो। समय तो पढ़ाई के लिए देते हैं लेकिन इनपुट तो बहुत होता है बट आउटपुट नहीं निकल पाता। तो अध्ययन में ऐसी कौन कौन सी बातें हैं जो हमें ध्यान रखना चाहिए एक विद्यार्थी को। ठीक है, तो अध्ययन करते समय पे अटेंशन टू दिस पॉइंट्स आल्सो। अध्ययन करते समय उत्तर पूर्व दिशा में रहे। यह निश्चित मानकर चले कि जो पढ़ रहे हैं वह परीक्षा में पूछा जाएगा। तो हम जो भी चीज पढ़े इस भाव से न पढ़े कि ये तो आएगा ही नहीं। अगर इस भाव से पढ़ेंगे तो हमें जल्दी याद ही नहीं होगा या तो समझ ही में नहीं आएगा। अगर हम इस भाव से पढ़ रहे हैं कि ये चीज जो हम पढ़ रहे हो परीक्षा में आएगा तो बड़ी एक उसके लिए अलग हमारे भीतर क्षमता आ जाती है। ठीक है ना। तो ये जो चीज हम पढ़ रहे हैं मानकर चले कि ये चीज परीक्षा में क्या होगी, पूछी जाएगी। दूसरा पॉइंट, सुविधाजनक मेज कुर्सी पर कमर सीधी करके बैठकर अध्ययन कर ले। लेट कर अथवा टहलते हुए पढ़ाई न करे। तो टहलते हुए नहीं। जब थके हो अथवा किसी कारण परेशान हो तो न पढ़े। कठिन व्यायाम अथवा लंबे समय तक खेलने से थकान हो तो ऐसा न करें। बच्चों को किसी कारण परेशान न होना पड़े, इसका ध्यान अभिभावकों को रखना चाहिए। मेज पर उचित रोशनी बाई ओर से आनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था बनाए ताकि लिखते समय कागज पर छाया न पड़े और प्रकाश की कमी में आंखों पर जोर न पड़े। आज का लक्ष्य आज ही पूरा करना है, कल पर मत टालिए। कुछ दिन ऐसा करने से आपका आत्मविश्वास भी क्या होगा, बढ़ेगा। जो काम डेली का उसे रोज करें, टाले ना। तो थोड़ा कुछ गलतियां हो जाती हैं सबसे, लेकिन कोशिश करनी चाहिए। नियमित दिनचर्या सत्र के प्रारंभ से ही बनाकर चले। यानी जब आपका किसी भी आप क्लास में हो तो आपका जब सत्र शुरू हो तो उसी समय से अपनी नियमित दिनचर्या प्रारंभ कर ले। परीक्षा से कुछ दिन पूर्व तनाव में नहीं रहेंगे तो परीक्षा में सफलता मिलेगी। और हमें परीक्षा जब आ जाए नजदीक तो तनाव बिल्कुल नहीं लेना है, जिससे हमारा परीक्षा क्या हो, अच्छा हो। तो कुछ लोग तनाव में आ जाते हैं, इससे पहले तनाव में नहीं, लेकिन जब परीक्षा आ गया तभी तनाव में। तो तनाव में बिल्कुल नहीं रहना है। प्रारंभ में लक्ष्य बहुत ऊंचे न बनाए, इतना ऊंचे लक्ष्य न बना ले जिसको पूरा करना ही संभव ना हो। तो जैसे जैसे लक्ष्य में सफलता मिलती रहेगी, मनोबल आत्मबल बढ़ता रहेगा और ऊंचे लक्ष्य भी क्या होते रहेंगे, प्राप्त। तो हमें शुरुआत में छोटे छोटे लक्ष्य बनाने चाहिए और छोटे छोटे लक्ष्यों को हम प्राप्त करते जाएंगे। इससे हमारा मनोबल और आत्मबल बढ़ता रहेगा। इससे हम ऊंचे लक्ष्यों को भी क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। पढ़ने की स्थान का उपयोग केवल पढ़ाई में करें, अन्य कार्य के लिए नहीं। यानी जहां हम पढ़ते हैं वहां केवल हम पढ़ाई का काम करें, वहां अन्य काम न करें। ये सब बातों बहुत विशेष तौर से ध्यान रखनी है आपको। एक ही विषय को लगातार 2 घंटे से अधिक न पढ़े। मस्तिष्क के अलग अलग हिस्से अलग अलग विषयों को पढ़ते समय सक्रिय होते हैं। एक विषय पढ़ते समय एक हिस्सा सक्रिय हो तो दूसरा हिस्से आराम करते हैं। विषय बदल बदल कर पढ़ने से एक ही हिस्से का थकान नहीं होगी। एक विषय पढ़ने से जो हिस्सा थक गया, विषय बदलने पर हिस्सा आराम करेगा और दूसरा हिस्सा क्या हो जाएगा, सक्रिय हो जाएगा। आगे नए पाठ्य सामग्री पहले 5 मिनट बोलकर पढ़े, फिर तेज गति से पढ़े। तेज गति से पढ़ने के लिए लाइनों पर उंगली अथवा पेंसिल घुमाते हुए पढ़े। ठीक है।
स्मरण शक्ति का उपयोग करिए। उपयोग करने से स्मरण शक्ति बनती रहती है, न करने से छिड़ हो जाती है। किसी मैटर को याद करने का नियमित अभ्यास करिए। जो कुछ याद किया 24 घंटे के अंदर उसे दोहरा ले। 24 घंटे के बाद भूलने का प्रारंभ हो जाता है तो 7 दिन बाद हम उसे फिर भूलने लगते हैं। अतः 7 दिन के अंदर उसे फिर दोहरा ले। 1 माह बाद पुनः दोहरा ले। दोहराने में मुख्य बिंदुओं को तेज गति से पढ़कर पुनः स्मरण कर ले। फिर यह लंबे समय तक क्या रहेगा, याद रहेगा, जिससे हमारे अवचेतन मन में चला जाएगा। आगे विषय को अच्छी प्रकार समझने के लिए उसके आधार विषयों पर थोड़ा ज्यादा ध्यान दे। उसी विषय की पिछली कक्षा की पुस्तकों को पढ़कर अपना आधार मजबूत कर ले, यानी बेस को मजबूत कर लेना थे। फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते जाए तो सब समझ में क्या होगा, आने लगेगा। सोने के पहले जरूर नोट्स पढ़े ताकि अवचेतन मन में बढ़ जाए और स्थायी स्मृति में चली जाए। ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासा पैदा कीजिए। इससे आपके अंदर ज्ञान प्राप्त करने की भूख बढ़ेगी, है ना। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें जिज्ञासा पैदा करनी पड़ेगी। आगे एक बार में एक ही काम करने की आदत डाले। जो भी करे उसमें पूरी तरह डूब कर करे, ठीक है ना। तो हमें एक बार में 10 काम नहीं करने हैं, एक बार में एक ही काम पर फोकस करना। अंग्रेजी में कहावत भी है, वर्क व्हाइल यू वर्क, यानी जब काम करते हो तो काम करो। प्ले व्हाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे, ठीक है ना। तो इस बात को हम ध्यान रखें। आपको हर कार्य धैर्यपूर्वक पूरा करे, पूरे मन लगा कर करें, ठीक है ना, या पूरा मन लगा कर करें। तो आप हर कार्य को धैर्यपूर्वक करें, पूरा मन लगा कर करें। पहले की असफलता की चिंता न करें। अगर हम मान लीजिए पहले असफल हो गए तो ये तो असफलता तो हर काम में मिलती, चाहे जो भी हम काम करें। आपका भविष्य उज्ज्वल है, पूरी तरह आसान्वित रहे। अंधकार, ये ना सोचे कि हमारा भविष्य तो अंधकार में, पूरी तरह से आसान्वित रहे। सफलता आप में आशंका न करें। पढ़ाई को केवल खेल समझकर इसमें आनंद ले, इसे मनोरंजन समझे। सीखने के लिए गंभीरता नहीं, खेल की भावना आवश्यक है, ठीक है ना। प्रसन्नता की समय मस्तिष्क अधिक ऊर्जा ग्रहण करता है, यानी जब हम प्रसन्न रहते हैं तो हमारा मस्तिष्क इससे अधिक ऊर्जा ग्रहण करता है। जब हम निराश रहते हैं, मायूसी रहती है, तो इससे मस्तिष्क हमारा ऊर्जा ग्रहण नहीं कर पाता। तो हम बिल्कुल हमेशा कोशिश करें 24 घंटे प्रसन्न रहें। प्रसन्न रहने की हमने विधियां भी बताई थी किस तरह आप प्रसन्न रह सकते हैं। और जो लोग नहीं देखे हैं तो इसके फर्स्ट लेक्चर से आप शुरू से देखें। अभी ये तो जाएगा वीडियो, यूट्यूब पर अपलोड होगा, लेकिन अगर आप लोग पहला दूसरा ना देखो तो क्रम से देखे तो ज्यादा रहेगा। ये यूट्यूब पर वीडियो अपलोड रहेंगे तो आप चाहे जब देख सकते हैं। निराशा में ऊर्जा का ह्रास होता है, ऋणशीलता बढ़ती जाती है। हर वस्तु और व्यक्ति के प्रति आत्मीयता और स्नेह होता है तो प्रतिभा में क्या होती है, वृद्धि होती है। ऐसा कोई अच्छा शौक पैदा करे जो आपको आनंदित करे, जैसे गाना, ड्राइंग, पेंटिंग, बागवानी आदि। निरंतर कार्य में व्यस्त रहेंगे तो प्रकृति आपको उतनी ऊर्जा देती रहेगी, ठीक है ना। तो हमें निरंतर व्यस्त रहना चाहिए। जिस समय जो कर रहे हैं उसमें पूरी शक्ति लगा दे, कुछ भी कसर उठा कर न रखे। हर कार्य को सबसे अच्छे ढंग से करना है, यह हमारी प्रतिष्ठा का क्या है, प्रश्न है। जैसे हम पढ़ाते तो हमारी कोशिश होती है हम जो काम कर रहे हैं उसको पूरी शक्ति लगा कर करेंगे, ठीक है। तो चाहे आप पढ़ रहे हैं तो आपका जो काम है कि आप जो पढ़ाई कर रहे हैं उसको पूरी शक्ति लगा कर करें, और हमारा जो काम है वो हम करें। तो हर किसी का अलग अलग वर्क है, तो चाहे किसी भी फील्ड से जुड़ा हुआ हो, हर किसी पर लागू होता है कि जो काम कर रहा है पूरी ईमानदारी और शक्ति लगा कर करे, ठीक है। आगे, भय से ऊर्जा का क्षरण होता है। जिन कार्यों से डरते हो उन्हीं ही करें और डर दूर हो जाएगा। हमेशा अपने को शक्तिशाली अनुभव होगा, यानी हम किसी कार्य को करने से डर रहे हैं तो हम उसी कार्य को करें, इससे हमारा भय क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। सफलता में सहायक शक्तिशाली विचार होते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा हम सब उसका परिणाम है, हमने जो क्या किया है सोचा। अस्त व्यस्तता पढ़ाई में व्यवधान, हमें अस्त व्यस्त नहीं, समय व्यर्थ बर्बाद होता। पढ़ाई में आने वाले व्यवधानों को दूर करें। व्यवधानों की सूची तैयार है, टीवी देखना, फोन पर देर तक बातें करना, क्रिकेट देखना, खेल देखना या खेलना, अनाचार या गंदी हरकतों में रुचि लेना, ये सब व्यवधान डालते हैं हमारी पढ़ाई में। सफलता में समय का प्रबंधन बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। सब विषयों के मॉडल प्रश्न पत्रों को निर्धारित समय में हल करने का अभ्यास करें, फिर अपने ही उत्तरों को पुनः पढ़ें। पढ़ने के लिए एक बार में 4 घंटे से अधिक ना बैठे, यानी जब हम पढ़ें तो एक बार में 4 घंटे से अधिक
न पढ़े, ठीक है। जहां से भी मिले चुटकुले अवश्य पढ़े, न्यूज़पेपर तथा मैगजीन में पढ़े, इससे भाषा में सुधार होगा। चुटकुले दूसरों को सुनाए और हंसे हंसाए, इससे वाक कला भी यानी हमारे बोलने की कला भी विकसित होगी। भाग्य का उदय मेहनत से होता है, बिना परिश्रम सफलता संदिग्ध ही रहती, यानी हमारे भाग्य का उदय किससे होगा? मेहनत से होगा, परिश्रम से होगा। हर क्षण आनंदित रहे, अतीत से परेशान न हो, यानी हमारा जो अतीत गरीबी में गुजरा हो तो उससे ज्यादा हम परेशान न हो। भविष्य की चिंता न करे, वर्तमान का क्या करे? सदुपयोग करे। समय का अधिकांश भाग अपने लक्ष्य के लिए लगाएं। जैसे हम तो देखिए हमारा जो काम है पढ़ना पढ़ाना, तो हम तो इसी में 24 घंटे बीत जाते हैं। प्रतिदिन कुछ प्रेरणाप्रद अवश्य पढ़े, आगे बढ़ना चाहते हैं तो पढ़ना आवश्यक है। यदि हम केवल किताबें अपने सिलेबस की पढ़ रहे हैं, बाकी कुछ प्रेरणादायक किताबें नहीं पढ़ रहे हैं, तो इससे अगर हम सफलता प्राप्त करना चाह रहे हैं तो जरूर प्रेरणादायक किताबें भी पढ़ें, ठीक है ना। सफलता का लक्ष्य सामने रहे, बिना तनाव कार्य में संलग्न रहे। पढ़ाई के दौरान कुछ पल के लिए आंखें बंद करके गहरी सांस ले, इससे क्या मिलेगी? ऊर्जा। तो पढ़ाई जब करने बैठे तो हम आंखें बंद करके गहरी सांस ले, इससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। आगे, रात्रि का भोजन कम करें, सायं भोजन जल्दी कर ले और बायां करवट सोने की आदत डालें। जो गलतियां नहीं करता वह कुछ भी प्राप्त नहीं करता। हमें गलती करना है लेकिन उसको रिपीट नहीं, यानी दोहराना नहीं। और जो जीवन में कभी गलती नहीं किया तो कुछ सीख भी नहीं पाया। असफलताएं और गलतियां सफलता की क्या है? पहली शर्त है। सफलता का रहस्य आप कितना दर्द कितनी खुशी से सहन कर सकते, ये सबसे बड़ा रहस्य है। ये आपको कोई नहीं बताएगा। तो आप देखिए कह रहा ना, सफलता का रहस्य आप कितना दर्द कितनी खुशी से सहन कर सकते हैं। तो हम जितने दर्द को खुशी से सहन करते उतनी ही हमें सफलता प्राप्त होती है। और अगर हम दर्द को सहन नहीं कर पा रहे, केवल सफलता प्राप्त करना चाह रहे, तो ये आप सफलता के रहस्य को नहीं जानते। तो सफलता का रहस्य यह है कि हम जितने दर्द को सह लेते हैं खुशी से, उतनी ही हमारी सफल होने की संभावना ज्यादा है। कल का इंतजार मत करो, कार्य करने का ठीक समय यही है। तो हमें अच्छे समय कभी आता नहीं, उसी को बनाना पड़ता है। तो हम अच्छे समय का कभी इंतजार न करें। दृष्टि स्मृति श्रवण स्मृति से 20% अधिक स्थायी, पढ़ा हुआ और सुना हुआ अधिक समय तक याद रहता है। तो हम कोशिश करें जो चीजें पढ़ रहे हैं तो उसको अगर देख लें और सुन लें तो ये ज्यादा प्रभावी होगा। स्वयं से सदा पूछते रहे कि समय मेरे समय का सबसे अच्छा उपयोग क्या हो सकता है। सफलता के लिए निरंतर प्रयास करते रहो। प्रत्येक असफलता आपको सबक सिखाती है, यानी जो हम असफलता हमारे जीवन में आती है हमें सबक सिखाने के लिए आती है। और सफलता की क्या बनाती है? युग। अगर हम जीवन में आजकल ज्यादातर लोग ऐसे ही हैं जो थोड़ी सी असफलता मिल जाए तो उससे निराश हो जाते हैं। तो असफलता में कुछ सिखाती है जो सफलता की क्या बनाती है? योग्य बनाती है। तो इसे न माने कि हम असफल हो गए तो नहीं। सोने से पहले का समय पुनरावृत्ति के लिए प्रातः नया पाठ याद करें, ठीक है ना। सुबह प्रातः नया पाठ याद करें और रात का जो समय है रिवीजन के लिए। पढ़ा हुआ 25%, सुना हुआ 35%, ये बात जान ले। तो पढ़ा हुआ 25%, सुना हुआ यानी कोई बताता है तो उस बात को हम 35%, पढ़ा हुआ 25% और देखा हुआ 50%, कहा हुआ 60%, किया हुआ 75%, पढ़ा सुना देखा किया हुआ 90% क्या रहता? याद रहता। आगे, दोपहर बाद यानी दोपहर के बाद 30 मिनट का विश्राम तरोताजा बनाता है ना। तो हमें दोपहर में आधे घंटे का विश्राम लेना चाहिए। लंबी और गहरी सांस शरीर और मस्तिष्क को क्रियाशील रखती है। मुंह से सांस लेने की आदत छोड़े। मुंह से सांस लेने से मस्तिष्क को प्राणवायु कम मिलती है। तो मुंह से सांस लेने की आदत को हमें कम करना है, इससे हमारे मस्तिष्क को प्राणवायु कम, हमें नाक से सांस लेना है। अब इस चेतावनी को अनसुना न करें। इन दिनों आपको यह अनुभव करना चाहिए कि आपका जीवन एक ऐसी अवधि से होकर गुजर रहा है जो आपके भाग्य और भविष्य के निर्माण में निर्णायक भूमिका अदा करेगी। तो हम एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं। आप चाहे तो वर्तमान अवधि को तप साधना की तरह व्यतीत करते रहें, करते हुए अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। हमें तो तप साधना की अवधि ध्यान रखना है। और आप चाहे तो मौज मस्ती, आज ज्यादातर लोग इसी में समय गंवा रहे हैं, विकृत प्रवृत्तियों में फंसाकर अपने जीवन को बर्बाद कर सकते और नारकी जीवन की ओर क्या कर सकते हैं? ढकेल सकते हैं। तो आपको किस मार्ग का चुनाव करता है आप देख सकते हैं। आपकी गरिमा आपके गुण कर्म स्वभाव पर निर्भर है, यानी हमारी जो गरिमा होती है हमारे गुण कर्म स्वभाव पर। बाहरी और आंतरिक दोनों ही क्षेत्रों की प्रगति इस बात पर निर्भर है कि आपका व्यक्तित्व किस स्तर का है। धन, विद्या, सम्मान, पद, स्वास्थ्य, मित्रता सिर्फ उन्हीं को मिलती है जिन्होंने अपना व्यक्तित्व गुण कर्म स्वभाव सही ढंग से ढाला।
और जो ये सब नहीं ढाल पाता उसको कभी जीवन में सम्मान विनिर्मित किया है। इन दिनों श्रेष्ठ विचारों, सद्भावनाओं, सत्प्रवृत्तियों का अभ्यास किया जाता रहे तो उसका प्रभाव जीवन भर बना रहता है। सुख शांति की संभावनाएं साकार होती है। पुनः पुनः आपसे अपना जीवन संवारने का आग्रह चेतावनी भरे स्वरों में किया जा रहा है। तो हम भी आपसे चेतावनी दे रहे हैं कि आप सब अपने जीवन को संवारें, गुण कर्म स्वभाव और व्यक्तित्व को सुधारें, जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो, ताकि बाद में आपको यह कहने का अवसर न मिले कि हमें किसी ने सही वक्त पर चेताया नहीं। ये समझिए हमारे गुरुदेव आपको चेता रहे हैं, हम भी आपको चेता रहे हैं कि आप समझ जाएं। और क्योंकि ये जिस समय में हम लोग हैं ये बहुत ही विषम काल चल रहा है, इसमें बिगड़ने की बहुत संभावना है, बनने की बहुत कम है। तो हम लोग उस पे ना जाकर के बनने की राह पर चले, जिससे हमारा भविष्य सुंदर हो। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक बातें करते हैं। इसका पार्ट 5 भी आएगा। तो आप सबका बहुत बहुत आभारी हूँ पार्ट 4 देखने के लिए। थैंक यू आप सबको, धन्यवाद।